Hi, my dear students. How are you? Welcome to the session. I hope you guys are doing well. तो आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? आज हम वन शॉट पैरा जंबल्स कर रहे हैं, यानी कि हम पहले बहुत एक्सटेंसिवली स्ट्रैटेजीज को डिस्कस करेंगे. उसके बाद वी विल बी सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ कैट. So there was a lot of requests coming for one shot of para jumble, so we thought we'll make it for you so that you can be benefited. So let's begin the session. My name is Juhi Narula. तो देखो, जब पैरा जंबल्स की बात होती है तो क्वेश्चंस आ रहे हैं टीटा फॉर्मेट में. टीटा फॉर्मेट का मतलब यू हैव टू टाइप इन द आंसर. तो स्टूडेंट्स यहीं पे बड़े एंग्शियस और नर्वस हो जाते हैं कि मैम ऑप्शंस नहीं है तो वैसे ही गेम डिफिकल्ट हो गया. देखिए, ऐसा नहीं है कि इट इज़ बियॉन्ड यू, क्योंकि अल्टीमेटली आप अगर ओवरऑल कैट का स्ट्रक्चर देखोगे या जैसे टाइप के क्वेश्चंस रिसेंटली हम देख रहे हैं कैट के एग्जाम्स में, तो आपको एक कॉमन थ्रेड दिखेगा कि अल्टीमेटली वो चेक करते हैं कि स्टूडेंट की एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड और अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन कितनी सॉलिड है. तो वही चेक हो रहा है. इसलिए आप देख रहे हैं कि ग्रामर के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछते, वोकैबुलरी के बहुत ज़्यादा सवाल नहीं पूछते. अब आप क्वेश्चंस का फ्लेवर देखो, चाहे आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस देखो, चाहे पैरा समरी देखो, चाहे ऑड वन आउट देखो, पैरा जंबल्स देखो, या जो नया इंसर्शन हुआ था लास्ट ईयर पैरा कंप्लीशन, वो कैटेगरी के क्वेश्चंस देखो. तो ओवरऑल आपकी कितनी पकड़ है ऑन द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द टेक्स्ट, दैट इज रियली रियली क्रूशल, दैट्स इंपॉर्टेंट. तो आप ऐसा मत समझो कि आपसे बहुत मुश्किल से होंगे पैरा जंबल के क्वेश्चंस. अगर आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से प्रैक्टिस किया है और आप फोकस करते हो टू अंडरस्टैंड द क्रक्स ऑफ द डिस्कशन, आप आसानी से इन क्वेश्चंस को कर पाओगे. ठीक है, तो देखते हैं फिर किस किस चीज़ों का ध्यान रखना होता है. लाइक आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट इट इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट. अब यहाँ पर आता है कि मैम अगर हम पहले 4 या 5 स्टेटमेंट्स जो हमें प्रोवाइडेड है, जिनको हमें रीअरेंज करके एक पैराग्राफ बनाना है, तो हम क्या इसको 2 इटरेशंस में करें. 2 इटरेशन का मतलब पहली बार आपने पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया, सारे सेंटेंसेस पढ़ लिए और कोशिश करी समझने की कि क्या डिस्कशन कन्वे करना चाहता है. उसके बाद आपने सेकेंड राउंड में उन सेंटेंसेस को अरेंज करने की कोशिश करी. तो कुछ स्टूडेंट्स इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं. तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप इससे क्वेश्चन सॉल्विंग के प्रोसेस को लंबा कर रहे हैं, टाइम कंज्यूमिंग कर रहे हैं. तो कोशिश करिए कि आप रीडिंग और रीजनिंग पैरेलली करने की कोशिश करें. राइट, यू डू बोथ ऑफ दीज टुगेदर. अगर कोई बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए तो वी विल बी गोइंग बाय द कन्वेंशनल अप्रोच, जहाँ पे हम पहले सारे सेंटेंसेस को रीड करें, समझने की कोशिश करें, फिर अरेंजमेंट पे ध्यान दें. पर बहुत सारे क्वेश्चंस, इनफैक्ट 90% ऑफ द पैरा जंबल क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू सॉल्व पैरेलली. तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे आपको बहुत फोकस करना है, ये आपको बहुत हेल्प करती है. और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कोशिश करें कि रीडिंग और रीजनिंग को पैरेलली करें, तो इससे टाइम बचेगा और प्रोसेस विल बिकम क्विकर एंड इफेक्टिव. ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट सजेशन तो कॉन्टेक्स्ट समझना है. दूसरा, जब भी आप पैरा जंबल का क्वेश्चन करते हो तो आपको कोशिश करनी है टू आइडेंटिफाई द ओपनिंग स्टेटमेंट एंड द क्लोजिंग स्टेटमेंट. तो मैं यूजुअली स्टूडेंट्स को ऐसा समझाती हूँ कि इन्वर्टेड पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर होता है. इन्वर्टेड पिरामिड मतलब जो सबसे ज़्यादा जनरल स्टेटमेंट आपको दिखता है गिवन डिस्कशन में, वो फर्स्ट स्टेटमेंट होगा, यानी वो डिस्कशन को बिगिन करेगा. और जैसे जैसे आप डिस्कशन में आगे बढ़ते जाओगे उतने आप स्पेसिफिक डिटेल्स की तरफ मूव करोगे. राइट, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है. अब आप सोचिए, अगर मैं आपको एक ऐसे लिखने को दूं, मैं आपको कहूं कि टॉक अबाउट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन आवर कंट्री, तो आपका जो ओपनिंग स्टेटमेंट होगा वो जनरल स्टेटमेंट होगा. राइट, उसके बाद आप जैसे जैसे पैसेज को आगे बढ़ाओगे, ऐसे को आगे बढ़ाओगे, आप उसमें डिटेल्स डालोगे, एविडेंसेस डालोगे, बहुत बारीक पॉइंट्स डालोगे. सो यू विल बी एडिंग ऑन द डिटेल्स. आप डिटेल से शुरू नहीं करोगे. तो जब भी आप स्टेटमेंट्स देख रहे हो उसमें कोशिश करो आइडेंटिफाई करने की कि सबसे जनरल स्टेटमेंट कौन सा है. तो जो सबसे जनरल स्टेटमेंट होगा वो यूजुअली आपका ओपनिंग स्टेटमेंट की तरह काम करेगा. उसके बाद कोशिश करो कि हो सके तो कंक्लूजन स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई कर लो. कई बार हमें इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, therefore, thus, hence, as a result, consequently. तो इन वर्ड्स पे आप ध्यान दो. ऐसा कहीं लिखा तो नहीं हुआ कि हर बार कोई भी पैरा जंबल इन वर्ड्स
के सेंटेंस से बिगिन होते हुए एंड होगा। मेरा कहने का मतलब है कि हर बार हमारे पास एक कंक्लूजन स्टेटमेंट हो, ये होना ज़रूरी नहीं है, पर अक्सर ये स्टेटमेंट्स जो कंक्लूजन इंडिकेटर से बिगिन होते हैं ये एक सॉलिड एंडिंग प्रोवाइड कर देते हैं। बट अगेन प्लीज टेक केयर ऑफ दिस दैट यू कैन नॉट स्टैंडर्डाइज इट। वर्बल में ये बड़ी स्ट्रेंज बात है कि आप चीज़ों को स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते, राइट। बट हाँ, अगर आप मेजरली देखोगे तो आपको ये वाले क्लूज बहुत हेल्प करेंगे टू लुक फॉर द क्लोजिंग स्टेटमेंट्स इन द डिस्कशन। जो क्लोजिंग स्टेटमेंट का पर्पस क्या है, एक डिस्कशन को एक लॉजिकल एंड देते, राइट। अब कई बार हम सोचते हैं कि एक इंडिविजुअल पैराग्राफ हो, ये जरूरी नहीं है। कई बार हो सकता है कि चारों सेंटेंसेस से मिलके एक कंप्लीट आइडिया प्रेजेंट हो जाता हो और वो इंडिविजुअली एक एंटिटी की तरह वो पैराग्राफ काम करता हो। पर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एक लंबे पैसेज में से 4 सेंटेंसेस उठा लिए और आपको कह दिया कि इनको रीअरेंज करिए, तो उस केस में फिर हो सकता है कि आपको उतना इफेक्टिव कंक्लूजन ना मिले। बट देन दैट इज फाइन। उन चारों स्टेटमेंट्स में से जो स्टेटमेंट आपको लगता है कि रिदम में, डिस्कशन में लास्ट में प्लेस होगा, उसको आप कंक्लूजन स्टेटमेंट की तरह ले सकते हो। कंक्लूजन स्टेटमेंट ना बोल के उसको कह सकते हो लास्ट सेंटेंस ऑफ द डिस्कशन, ठीक है। तो आपको क्या देखना है कि जो सबसे जनरल सेंटेंस है वो डिस्कशन को बिगिन करेगा। तो सारे सेंटेंसेस को जब आप देख रहे हो तो आइडेंटिफाई कर लो कि सबसे जनरल स्टेटमेंट कौन सा है। तो ये वाला स्टेप आप पैराग्राफ को जब सेंटेंसेस को एक्सप्लोर कर रहे हो तब आप परफॉर्म कर सकते हो। अगर कंक्लूजन इंडिकेटर मिलता है बहुत बढ़िया बात है, ध्यान रखना है। नहीं मिलता तो देन इट इज फाइन। जो सेंटेंस आपको लगे कि रीजनेबली डिस्कशन को एक लॉजिकल एंड देता है वो आपका लास्ट स्टेटमेंट होगा। नाउ जैसे हम ये 4 सेंटेंसेस देखें तो मैं आपको ये सेंटेंसेस, सपोज ये एक पैराजंबल का क्वेश्चन आया तो देख रहे हैं, द प्लास्टिक पार्टिकल्स आर फाउंड इन 3 साइज रेंजेस, माइक्रोप्लास्टिक, मीसोप्लास्टिक एंड मैक्रोप्लास्टिक, राइट। अगर आप इस सेंटेंस को देखो तो ये आपको समझ में आएगा कि डिटेल्स की बात करता है। तो मुझे कोई बहुत प्रॉमिसिंग जनरल स्टेटमेंट नहीं लगता, तो ये मैं रीजनिंग करती जाऊंगी कि यार ये तो कन्विंसिंगली बहुत प्रॉमिसिंग ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं है, फिर आगे बढ़ूंगी, राइट। तो ये रीजनिंग आपको उस टाइम करनी है जब आप सेंटेंस को रीड कर रहे हो कि कैन इट बी एन ओपनिंग स्टेटमेंट, एनी स्टेटमेंट फॉर दैट मैटर, और कैन इट बी अ क्लोजिंग स्टेटमेंट, और फर्दर क्लूज जो हम आगे पढ़ते जाएंगे, एक्सप्लोर करते जाएंगे, उनको भी आपको खोजना है व्हाइल यू आर रीडिंग द सेंटेंसेस। नाउ सेंटेंस 2 पढ़ो या सेंटेंस बी लेबल्ड है दिस एस्टिमेट टेक्स इनटू अकाउंट। तो अब मुझे देखना है कि दिस एस्टिमेट, तो दिस तो रेफर करना चाहिए किसी प्रीवियस पार्ट को। अभी इस पॉइंट को और डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव्स। तो दिस को पॉइंट आउट करना पड़ेगा पहले, व्हाट एस्टिमेट, राइट। सो आई नीड दिस पेस्ट्री। तो दिस पेस्ट्री, कौन सी पेस्ट्री, तो आप बताओगे ना कि मैम बताओ कौन सी, कहाँ, 5 में से कौन सी चाहिए आपको, सारी चाहिए, ये दिस स्पेसिफिक कौन सी चाहिए। तो देख रहे हो आप, दिस सारा खेल ऑब्जर्वेशन का है, राइट। तो अगर आप एक मैनेजर बनोगे कैट का एग्जाम क्रैक करके आईएम्स जाके, तो आपसे एक्सपेक्टेड है कि यू बिकम अ सॉलिड लीडर, अ सॉलिड मैनेजर। सो यू हैव टू हैव द कैपेसिटी, हैव द एबिलिटी टू रीड इन बिटवीन द लाइन्स, राइट। सो दिस एस्टिमेट से मुझे क्लैरिटी नहीं मिलती कि कौन सा एस्टिमेट, मतलब फॉर श्योर भाई आप तो ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं हो, राइट। तो मैंने कह दिया भाई आप ओपन नहीं कर सकते। अब स्टेटमेंट सी पर आते हैं, बिलीव इट और नॉट, नियरली 2,69,000 टन्स ऑफ प्लास्टिक कंप्राइजिंग एन एस्टिमेटेड 5.25 ट्रिलियन प्लास्टिक पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द वर्ल्ड ओशंस। तो अब आप इन तीनों स्टेटमेंट्स में देखो, ये आपको सबसे कन्विंसिंगली ओपनिंग स्टेटमेंट लगेगा, एक जनरल स्टेटमेंट है, और बाकी सेंटेंसेस आप देखोगे डिटेल ऐड कर रहे हैं टू द डिस्कशन। तो मैं कह दूंगी कि हाँ भाई तुम ओपनिंग हो सकते हो। मैं अभी भी डी लूंगी और उसके सेंटेंस को पढ़ूंगी, डी स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करूंगी, उसके बाद फाइनल कॉल लूंगी, ठीक है। तो डी देखा, ऑल ऑफ दीज साइज रेंजेस, so these size ranges are equally harmful. तो these again that cannot be an opening statement, right? So this also goes out. तो अगर आप इन चारों sentences में देखोगे तो आपने जैसे जैसे रीड किया आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई मेरा जो ओपनिंग स्टेटमेंट है वो सी होगा, राइट। तो आई होप इट इज क्लियर कि कैसे एक जनरल स्टेटमेंट ओपनिंग स्टेटमेंट की तरह बिहेव करेगा, राइट। तो कई बार आप ओपनिंग स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई कर लोगे, कई बार आप क्लोजिंग कर लोगे, कई बार हो सकता है कि आप दोनों आइडेंटिफाई कर लो, राइट। कई बार हो सकता है कि चारों सेंटेंसेस पढ़ लिए आपको कोई भी आइडेंटिफाई ना हो, पर ऐसा बहुत कम होता है। यूजुअली ओपनिंग स्टेटमेंट पकड़ में आ जाता है, ठीक है। चलिए अब बात इस क्वेश्चन पे वापस आएंगे, बाकी सारे क्लूज एक्सप्लोर कर लेते हैं।
अब अगर मैं आगे पढ़ूँ तो नेक्स्ट क्लू है प्रोनाउंस। अब प्रोनाउंस क्या है? प्रोनाउंस बोलते हैं हम रिप्लेसर्स। प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट वी यूज इंस्टेड ऑफ नाउन्स, राइट? हिंदी में पढ़ के आए थे ना, संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, राइट? यू रिमेंबर दिस? तो यानी कि अगर आप सेंटेंस में कोई प्रोनाउन यूज कर रहे हो तो हमारे पास एक नाउन उस सेंटेंस में पहले आना जरूरी है। जैसे इफ आई से शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो आप कहोगे मैम शी कौन है, राइट? तो पहले तुमको बोलना पड़ेगा मधुरमा वर्क्स इन द कंपनी एज अ सीए एंड देन यू विल से शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, राइट? तो आपको समझ में आया कि कैसे सेंटेंस का अरेंजमेंट होगा। पहले प्रॉपर नाउन आएगा, फिर कोई प्रोनाउन यूज कर सकते हो आप। पहले शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल और फिर बोलो मधुरिमा इज वर्किंग इन द कंपनी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये तो कोई लॉजिक इस्टेब्लिश नहीं हुआ। तो प्रोनाउंस को ऑब्जर्व करना है। अगर आप प्रोनाउंस को ऑब्जर्व करोगे तो क्वेश्चन सॉल्विंग का प्रोसेस बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा, राइट? सो नाउ जैसे एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, Ravi Duggal, the CEO of Dabur, is the opinion that Europe is a potential market for Dabur products. He should know. तो आप समझ रहे हो, पहले रवि दुग्गल आएगा, फिर he यूज कर सकते हो for Ravi Duggal. You can't place he should know as he has spent an entire year touring across Europe researching on this matter और उसके बाद बोल दो कि रवि दुग्गल is the CEO. वेरी रैशनल ना। आप कोई रॉकेट साइंस नहीं है पैराजंबल के क्वेश्चंस की आपसे सॉल्व नहीं होंगे। इट इज जस्ट दैट यू हैव टू पे अटेंशन टू दीज डिटेल्स, यू हैव टू लुक फॉर द क्लूज, राइट? जैसे हम कोई भी पजल सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमको जो क्लू मिलता जाता है हम उसको पकड़ते जाते हैं। सिमिलरली अगर आपको क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है, सेंटेंसेस रीड करो, ओपनिंग स्टेटमेंट समझ में आ गया उसको ऑब्जर्व कर लो, कहीं आपको प्रोनाउन दिख गया उसको ऑब्जर्व कर लो, कंक्लूजन इंडिकेटर दिख गया उसको ऑब्जर्व कर लो। जितना स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन होगा उतनी इफेक्टिवनेस दिखेगी क्वेश्चन सॉल्विंग में, है ना? चलिए, सो आई होप दिस इज क्लियर। तो हमने 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लिए कि पहले तो कोशिश करिए कि क्रक समझ में आ जाए, राइट? दूसरा समझने की कोशिश करिए कि ओपनिंग या क्लोजिंग स्टेटमेंट्स मिल जाए। तीसरा प्रोनाउंस की तरफ ध्यान दीजिए, राइट? और पोजेसिव्स और डेमोन्स्ट्रेटिव्स ये तो बड़े ही इंपॉर्टेंट है। दिस, दैट, दीज, दोज, इससे क्या होता है, मैंडेटरी पेयर बन जाते हैं। मैंडेटरी पेयर मतलब दो सेंटेंसेस जो एक साथ आने जरूरी है। मैंडेटरी इज कंपल्सरी, पेयर टू सेंटेंसेस, राइट? सो यू विल बी एबल टू फाइंड सम मैंडेटरी पेयर्स। अगर आपको ओपनिंग स्टेटमेंट पता चल गया, एक मैंडेटरी पेयर आपने आइडेंटिफाई कर लिया, आपका आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कैसे? लेट्स गो बैक टू द सेम क्वेश्चन जो मैं शुरू में करा रही थी। वो सिंपल सा पैराजंबल है, बट कई बार बहुत सिंपल क्वेश्चन से हमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं। ठीक है, तो अभी सिंपल क्वेश्चन से कर लो, कॉन्सेप्ट के बाद फिर हम कैट के PYQ यूज करेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए, इसने बोला था, इफ यू रिमेंबर दिस, नहीं तो मैं साइड हो जाती हूँ, आप क्या करना, एक बार पॉज कर लेना, यू कैन रीड दीज लाइन्स। वैसे तो हमने अभी बहुत 3-4-5 मिनट पहले ही इस एग्जाम्पल को देखा है, तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया था कि भाई सी मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट है। अब उसके बाद मैंने देखा दिस और दीज को मैं पॉइंट आउट कर लिया था, दिस और दीज ही डेमोन्स्ट्रेटिव्स है, राइट? तो ये बोलो दीज साइज रेंजेस, तो दीज साइज रेंजेस का डिस्कशन कहां पर हुआ? साइज रेंजेस का डिस्कशन तो सेंटेंस ए में हुआ था। तो अब तुमने कहा कि भाई तुम फिर ए और डी दोस्त बन जाओ, मैंडेटरी पेयर बना लो, बस सी ओपनिंग है और ऑल ऑफ दीज साइज रेंजेस। तो पहले साइज रेंजेस का डिस्कशन होगा, उसके बाद तो तुम बोलोगे ना दीज साइज रेंजेस, राइट? सो अगेन डेमोन्स्ट्रेटिव्स और प्रोनाउंस बहुत स्ट्रॉन्ग क्लूज है क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए। तो तुमने कहा कि ठीक है, फिर मैं ए और डी को मैंडेटरी पेयर बना देती हूँ। बस आपका कितना सा क्वेश्चन रह गया, सी ओपनिंग हो गया, ए और डी मैंडेटरी पेयर हो गया, राइट? सो दिस इज हाउ यू कैन यूज डेमोन्स्ट्रेटिव। तो कहीं भी दीज, दैट, दोज, दिस मिले, इनको लेकर आपको बहुत ऑब्जर्वेंट रहना है, राइट? सो दिस इज रियली रियली क्रूशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? नेक्स्ट इज माई फेवरेट, ट्रांजिशन वर्ड्स, राइट? आप कहोगे मैम हर जगह आप ट्रांजिशन वर्ड्स बोलते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऐसे ना क्लूज आपके सामने प्रेजेंट करते हैं जो क्वेश्चन क्रिएटर्स होते हैं कि बच्चे देख लें और क्वेश्चन क्रैक कर जाए, राइट? तो आपको ऑब्जर्वेंट रहना है। ये क्यों हेल्प करेंगे? ट्रांजिशन वर्ड्स आपको हेल्प करते हैं मैंडेटरी पेयर को आइडेंटिफाई करने में। तो मैंडेटरी पेयर क्या, जैसे मैंने समझाया कि दो सेंटेंसेस एक साथ आ जाएं, हम ऐसे कोई दो सेंटेंसेस डिस्कशन में आइडेंटिफाई कर ले तो उससे क्वेश्चन सॉल्विंग का प्रोसेस बहुत आसान हो जाता है, राइट? तो अब यहाँ पर अब
बहुत अच्छी बात ये कि आपको याद नहीं करने ये वर्ड्स, राइट। ये वर्ड्स कौन से हैं जिनको आप जानते हो, दिस, दैट, दीज, दोज तो डेमोन्स्ट्रेटिव्स हैं, ये भी आप जानते हो। प्रोनाउंस ही, शी, दे, देम, ये भी आप जानते हो, राइट। फर्दर मोर, इन एडिशन टू, येट, बट, नॉनदलेस, इन स्पाइट, डिस्पाइट, मोर ओवर, ये भी आप जानते हो। नाउ दैट्स द बेस्ट पार्ट, यू नो दीज वर्ड्स। आपको बस देखने हैं ये वर्ड्स इन द डिस्कशन, राइट। ऑब्जर्वेंट रहना है और ये भी आपका सिस्टम का पार्ट बन जाएगा। जैसे आप शुरू में कहीं नई जगह ड्राइव करके जाते हो तो आप मैप्स लगा के जाते हो, आप पूछ लेते हो कि लेफ्ट है राइट है, दिमाग में रखते हो। उसके बाद आप 7-8 जगह उस जगह चले जाते हो ड्राइव करके, तो आपकी अपने आप गाड़ी लेफ्ट में घूम जाती है, राइट। सो दैट समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई मुझे कुछ क्वेश्चंस में तो एक कॉन्शियस एफर्ट करना है इन वर्ड्स को ऑब्जर्व करने का। और जैसे ही मेरे सिस्टम में आ गए ये वर्ड्स, और आ जाएंगे, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ व्हाट 15-20 क्वेश्चंस। कईयों के लिए 5-7 होंगे, कईयों के लिए 8-10 होंगे, कईयों के लिए 15-17 होंगे, मैक्सिमम 20-22 क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाता है, आपकी दिमाग को समझ में आ जाता है इन वर्ड्स को ऑब्जर्व करना है, राइट। तो बस आपको ऑब्जर्व ही तो करना है। और एक रिक्वेस्ट आई थी किसी तो एक यूट्यूब वीडियो में कि मैम आप इन वर्ड्स का एक लिस्ट दे दोगे क्या, तो कुछ वर्ड्स तो मैंने इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करी है। आई विल जस्ट स्टेप असाइड, अगर किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना हो या लिखना हो तो आप वीडियो पॉज करके कर सकते हो, ठीक है, राइट। तो ये कॉन्ट्रास्ट वर्ड्स भी लिख लिए। अब आपको पता है ना बट का मतलब डिस्कशन ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। जैसे मैं ये एग्जांपल हर बार देती हूँ, वापस दे रही हूँ, मेरे फेवरेट एग्जांपल है, राइट। आई रियली लाइक यू and I'll say complete the sentence, and I'll say I really like you but, and I'll say complete the sentence। तो देखो यहां तक तो क्या है, दोनों सेंटेंसेस सेम है, पर अगर आप पहले आइडिया को कंप्लीट करोगे तो आप पॉजिटिव आइडिया फिल करोगे। आई रियली लाइक यू एंड लेट्स बी फ्रेंड्स, आई रियली लाइक यू एंड स्टडी टुगेदर, आई रियली लाइक यू एंड लेट्स गो आउट फॉर अ मूवी, आई रियली लाइक यू एंड लेट्स क्रैक कैट टुगेदर, राइट। तो कोई भी आइडिया आप इंसर्ट कर रहे हो पॉजिटिव है। आई रियली लाइक यू बट वी कैन नॉट बी फ्रेंड्स, वी कैन नॉट स्टडी टुगेदर एंड वॉट एवर, राइट। तो आपने यहाँ पर जो आइडिया इंसर्ट किया वो नेगेटिव किया। अब यहाँ पर मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि भाई यहाँ तक तो सेंटेंसेस बिल्कुल सेम थे, तो तुमने डिसीजन कैसे लिया, तुमने डिसीजन एंड और बट को ऑब्जर्व करके लिया, बस यही ट्रांजिशन है। और तुमको अगर ये लॉजिक पता है कि पहला वाला पॉजिटिव सेंटेंस बनेगा, दूसरे वाले में नेगेटिव सेंटेंस आएगा, तो तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर है, बस तुमको ऑब्जर्व करना है। और तुम ऑब्जर्व करोगे, आरसीएस में भी करना, समरी में भी करना, पैराजम्बल्स में भी करना, राइट। तो तुम देखोगे तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्विंग का प्रोसेस बहुत आसान हो गया, ठीक है। चलिए अब हमें ट्रांजिशंस भी आ गए, राइट। और मैंडेटरी पेयर तो मैंने आपको कह ही दिया था कि 2 सेंटेंसेस, कई बार तो क्या होता है BCD या ADC 3 सेंटेंसेस मिल जाते हैं और एक मैंडेटरी सेट बना लेते हैं। कई बार इतना आसान भी आ जाता है क्वेश्चन, राइट। तो आपको क्या करना है, ऐसे मैंडेटरी पेयर्स को ऑब्जर्व करना है। कैसे ऑब्जर्व होंगे, ट्रांजिशन से ऑब्जर्व होंगे, और कैसे ऑब्जर्व होंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव से ऑब्जर्व होंगे, प्रोनाउन से ऑब्जर्व हो सकते हैं, राइट। सो यूटिलाइज ऑल दीज क्लूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैंडेटरी पेयर्स, ठीक है। तो अब हमने बहुत सारा कॉन्सेप्ट कर लिया, राइट। बहुत सारे टिप्स पढ़ लिए, बहुत सारे रूल्स पढ़ लिए, बहुत सारे तो नहीं पढ़े, हैंडफुल ही पढ़े। कॉन्टेक्स्ट, प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट्स, उसके बाद व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज लुक फॉर मैंडेटरी पेयर, राइट। तो ये कुछ छोटे से सेट ऑफ रूल्स है, अगर आप इनको देखोगे, बस इसके ज्यादा और रूल्स मत पढ़ना, 50 रूल्स की जरूरत नहीं है, इतना आपको पता है क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए सफिशिएंट है, राइट। तो आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इससे क्या होता है, कॉन्सेप्ट्स रीइंफोर्स हो जाएंगे। तो जितने भी क्वेश्चन पिक करें, ये कैट के PYQs हैं, तो आपको एक्चुअली एक्सपोजर भी मिल जाएगा, पता चल जाएगा डिफिकल्टी लेवल का, एंड यू विल गेट द राइट वे टू सॉल्व दीज क्वेश्चन। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट स्टेप असाइड, राइट, ताकि आप एक क्वेश्चन आसानी से खुद से प्रैक्टिस कर सको। क्योंकि कई बार आता है कि मैम आप साइड हो जाया करो, ताकि एक बार हम क्वेश्चन खुद से ट्राई कर लें, उसके बाद फिर आप समझाओ। तो यू कैन टेक अ लुक एट द क्वेश्चंस, आराम से पढ़ लो, ट्राई कर लो। एंड देन वी विल डिस्कस, जस्ट आई वुड से अगर आप ये भी कर सकते हो ना कि ये रूल्स अपने साथ साइड में लिख लो, जब भी 5 रूल्स लिख लो,
जब भी आप कॉपी में जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, वो भी आपको बहुत हेल्प करता है, बिकॉज देन द रूल्स आर इन फ्रंट ऑफ यू, तो एप्लीकेशन आसान हो जाती है इनिशियली फॉर सम क्वेश्चंस। जैसे ही आपका मोमेंटम बन जाएगा देन इट इज नॉट नीडेड। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी भी प्रैक्टिस करो तो वीडियो पॉज कर लेना, ठीक है। इट वॉज हिज टैक्स पेयर्स, तो हिज कौन भाई, ये नहीं पता, सेंटेंस पूरा पढ़ना, क्योंकि अब हमें साथ साथ रीड भी करना है और समझना भी है और रीजन आउट भी करना है, ठीक है। सो इट वाज हिज टैक्स पेयर्स हु हैड टू शेल आउट एज मच एज $1.6 billion ओवर 10 years टू एम्प्लॉइज ऑफ फेल्ड कंपनीज। तो हिज प्रोनाउन है, राइट। अब यानी कि इस सेंटेंस से पहले हमें एक नाउन चाहिए, बस यही तो लॉजिक लगाना है। सेकंड पे आए, companies in many countries routinely engage in such activities। what activities भाई, तो अगेन इससे पहले रेफरेंस स्टेटमेंट आना जरूरी है, सेंटेंस पूरा पढ़ो, बट अगेन वी हैव अंडरस्टूड कि फर्स्ट एंड सेकंड कैन नॉट बी माय ओपनिंग स्टेटमेंट्स, which means that the employees are left with unpaid entitlements. Now come to sentence 3. Deliberate and systematic liquidation of a company to avoid liabilities and then restarting the business is called phoenixing. तो अब मुझे समझ में आ गया कि फिनेक्सिंग एक टर्म इंट्रोड्यूस कर दी ऑथर ने। तो भाई 1 2 3 में 3 को मुझे सबसे अच्छा ओपनिंग स्टेटमेंट की चॉइस लगती है, मैं रखूंगी, मैं विगली मार्क कर लूंगी। अभी भी मैं फाइनल कॉल नहीं ले ली, फाइनल कॉल जब तक आप सारे सेंटेंसेस पढ़ना लो मत लो, ठीक है। About the Australian Prime Minister, Australian Minister for Revenue and Service discovered in an audit that Finexing had cost the Australian economy between 2.9 billion and 2.9 billion and 5.1 billion last year, right? So ये I think थोड़ा सा redundant हो गया, तो between 2.9 billion and 5.1 billion last year। तो अब हिज कौन है कहानी में, सिर्फ ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर क्यों बोल रही हूँ मुझे नहीं पता, ऑस्ट्रेलियन मिनिस्टर, राइट। तो यानी कि क्या है कि भाई हमें ये तो समझ में आ गया कि 4 and 1 तुम मैंडेटरी पेयर हो, समझ में आ गया, 4 and 1 मैंडेटरी पेयर समझ में आ गया। अब क्या हुआ, 3 ओपनिंग स्टेटमेंट है। अब बचा क्या क्वेश्चन में, अब आप देख रहे हो हमने क्या किया, हमने ऑलमोस्ट रीड करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। कैसे किया, क्योंकि हम बस ऑब्जर्वेंट थे, हमने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई, हमने कोई ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं लगाए विच इज बियॉन्ड अस, राइट। देखिए अल्टीमेटली तो लॉजिक का टेस्ट ही है ना, कोई भी टेस्ट जहां पे स्टूडेंट्स वेरिड बैकग्राउंड्स के आते, एक टेस्ट देते और वेरिड बैकग्राउंड्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। मतलब वेरिड बैकग्राउंड्स में डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कोई फाइनेंस में एमबीए करेगा, कोई एचआर में करेगा, कोई इंटरनेशनल बिजनेस में करेगा एंड सो ऑन। तो अल्टीमेटली वो नॉलेज का टेस्ट तो हो नहीं सकता, वो तो लॉजिक का टेस्ट है। लॉजिक आप कैसे एक्सट्रैक्ट करते हो, नंबर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो या वर्ड से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। नंबर्स के लिए आपके पास क्वांटिटेटिव होता है, आपके पास डीआई होता है, और वर्ड्स के लिए एलआर से भी आप लॉजिक निकाल लेते हो और वीएआरसी से भी लॉजिक निकाल लेते हो, ठीक है। अब कितना आसान क्वेश्चन है, देखो 3 तो मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट हो गया, यहां पर तो कोई डाउट ही नहीं है। अगर आप एक बार वापस देखना चाहो तो यू कैन टेक अ लुक दैट 3 इज माई ओपनिंग स्टेटमेंट एंड 4 and 1 इज द मैंडेटरी पेयर। अब ये भी आई एम श्योर सबको समझ में आता है कि भाई 4 के बाद ही 1 आ सकता है, क्योंकि पहले प्रॉपर नाउन लाओ, फिर उसको जो प्रोनाउन रिप्लेस कर रहा है उस सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करो, राइट। अब 3 के बाद कौन सा सेंटेंस आना चाहिए वो हम एक बार देख लेते हैं। जो अब पूरी डिस्कशन में बचा है वो प्लेसमेंट बचा है सेंटेंस 2 का, और वहां भी हमारे पास क्लू है, कंपनीज इन मेनी कंट्रीज engage in such activities। what are such activities, what are mentioned in sentence 3। तो यानी कि जो हमारा अरेंजमेंट हो गया फाइनल वो 3 to 4 1 हो गया, खत्म हो गया सवाल, राइट। अगर आप खुद से भी करते, टाइम लगा के भी करते ना, पर अगर आप लॉजिक ऑब्जर्व करके करते तो आपको 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगता, और अगर आप थोड़ा मोमेंटम बना चुके हो तो एग्जाम में 45 से 50 सेकंड का सवाल है, ठीक है, डुएबल है। टीटा फॉर्मेट का क्वेश्चन था, फिर भी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने स्मार्टली ऑब्जर्व किया क्वेश्चन को। जैसे ही आपने सच देखा, इसमें क्या था, इसमें सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा था कि क्या बच्चा सच को ऑब्जर्व कर पा रहा है, हिस्स को ऑब्जर्व कर पा रहे हो। अगर आप कर पा रहे हो तो आप देखोगे कि क्वेश्चन आपसे बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। चलिए सो लेट्स ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप इसको ट्राई करो, कैट 2020 में पूछा गया सवाल है, आराम से पढ़ो और देखो कि क्या क्लूज आप यूटिलाइज कर सकते हो, राइट। विद एवरी पासिंग क्वेश्चन ट्राई दैट हाउ कैन वी प्रोसीड। आई विल जस्ट टेक क्वाइट ताकि आप आराम से एक बार क्वेश्चन ट्राई कर सको।
चलिए लेट्स रीड दिस. Each one personified a different aspect of good fortune. तो each one, again this cannot be the opening statement. each को आप नोटिस कर लेना, ठीक है. तो ये मेरा ओपनिंग नहीं है. सेकेंड स्टेटमेंट पे आए. द अदर्स वर वर्जन्स. तो अदर्स कौन है भाई, राइट. अदर्स के लिए भी पहले डिस्कशन का कोई तो बैकग्राउंड सेटिंग होना जरूरी है, यानी कि भाई तुम भी बाहर हो इन द रेस ऑफ ओपनिंग स्टेटमेंट. द अदर्स वर वर्जन्स ऑफ पॉपुलर बुद्धिस्ट गॉड्स, हिंदू गॉड्स एंड डाओइस्ट गॉड्स. तो अगेन दिस कैन नॉट बी माई ओपनिंग स्टेटमेंट. मैं अदर्स को दिमाग में रखूंगी, राइट. Seven popular Japanese deities, the Shichi-Fukujin, were considered to bring good luck and happiness. तो ABC में C हो सकता है ओपनिंग स्टेटमेंट हो. Although they were included in the Shinto pantheon, only two of them, Daikaku and Ibisu, were indigenous. Indigenous मतलब local Japanese gods. तो यानी कि देवर, तो डी भी बाहर हो गया. अब आप सोच रहे ये कैट में आया हुआ सवाल है, राइट. सो दैट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन इज एक्चुअली कमिंग इन कैट. अब इन स्टेटमेंट्स में आप बताइए, सी ओपनिंग स्टेटमेंट है, कितना आसान हो गया, राइट. अब आप क्या करोगे, अब देखो कि ऑल्दो दे वर इंक्लूडेड इन द शिंटो पैंथन, टू ऑफ देम, दाइकू एंड इबिसु, वर इंडिजीनियस जापानीज गॉड्स. द अदर्स वर, सो व्हाट इज द स्टेटस ऑफ अदर. 7 गॉड्स बोले, 2 इन्होंने कह दिया दे वर इंक्लूडेड इन शिंटो पैंथन. अब आप इसमें अपनी एनर्जी खराब कर दो कि शिंटो पैंथन क्या है. ओ माय गॉड, ये तो मेरे को आता ही नहीं है. तो फिर आप ऐसी बैटल्स लड़ रहे हो जिसको लड़ने की जरूरत नहीं. कुछ भी हो शिंटो पैंथन, डोंट गेट इंटिमिडेटेड, राइट. सो जस्ट वर्क ऑन लॉजिक. जब आपको जब भी कंफ्यूजन आए, एंग्जाइटी आए, नया वर्ड देख के घबराहट हो, कोई नया टॉपिक देख के, आप कॉमर्स के स्टूडेंट है, आपने कुछ बायोलॉजी की टर्म्स देख ली, आपको घबराहट हो रही है, आपको इमीडिएटली खुद को कन्विंस कर लेना है दोस्त लॉजिक का टेस्ट है, राइट. तो जैसे ही आपको समझ में आ गया लॉजिक का टेस्ट है, तो आपको फियर चला जाएगा, राइट. अब लॉजिक पे तो खुद को विश्वास करना पड़ेगा कि हाँ मैं लॉजिकल हूँ, ठीक है. चलिए, सो अब इसके बेसिस पे मैंने क्या कह दिया, इसके बेसिस पे मैंने कह दिया कि भाई पहले अदर्स तो बाद में आएंगे ना, 2 के बाद बचे हुए. सो अगेन डी एंड बी बिकम्स माय मैंडेटरी पेयर. अब आपका ऑलमोस्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास ये बचा कि भाई बचे हुए एक स्टेटमेंट को भी तो प्लेस करें. कौन सा स्टेटमेंट बचा है, ए, राइट. सो अगर आप देखोगे यहां पे भी मैं ईच वन को क्लेवरली ऑब्जर्व करके क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगी, क्योंकि उसने बोला कि देयर वर 7 पॉपुलर गॉड्स एंड ईच वन, दैट मीन्स ईच ऑफ द 7 गॉड्स पर्सोनिफाइड अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ गुड फॉर्च्यून. तो आप देखोगे सी और ए भी मेरा मैंडेटरी पेयर हो गया, राइट. सी ए मेरा मैंडेटरी पेयर है, डी भी मेरा मैंडेटरी पेयर है, और सी ओपन करेगा, राइट. सी ए को आप चेंज नहीं कर सकते, डी बी को चेंज नहीं कर सकते, सी को ओपन करना ही है. तो फिर फाइट किस बात की, सी ए डी बी, दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, राइट. एग्जाम में कितना देर लगाओगे, एनी टाइम बिटवीन 45 सेकेंड्स टू अ मिनट और मे बी लेस देन दैट, राइट. द ओनली थिंग इज बी वेरी वेरी केयरफुल, बी वेरी ऑब्जर्वेंट, राइट. अब कई बार ये भी दिक्कत आती है कि मैम छोटे सेंटेंसेस तो कर लेते हैं, जब लेंदी सेंटेंसेस आते हैं तो प्रेशर माउंट हो जाता है. तो ये वाला क्वेश्चन देख लो, ये कैट 2020 में पूछा गया, इसको रीड करो, गिव इट गुड टाइम एंड देन वी विल डिस्कस. चलिए, तो अब हम पढ़ते हैं. Tensions and sometimes conflict remain an issue in and between the 11 states in Southeast Asia. और फिर उन स्टेट्स का नाम ले दिया, ठीक है. कोई जरूरत नहीं थी इन सारे स्टेट्स को लिखने की, बस आपको प्रेशर में डालना था, है ना. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. China's rise as a regional military power and its claims in the South China Sea have become an increasingly pressing security concern for main Southeast Asian countries. तो यहाँ पे भी साउथ ईस्ट एशिया का कंसर्न दिखा रहे हैं और चाइना का भी साउथ ईस्ट एशिया का कंसर्न है. तो अभी विजिबिलिटी नहीं है, दोनों ही ब्रॉड स्टेटमेंट्स हैं. आप देखते हैं डिस्कशन कहाँ पर जाता है. तो अभी मैंने कॉल नहीं लिया, राइट. सिंस द 1990s मैंने कॉल ये भी नहीं लिया कि ए और बी ओपनिंग नहीं हो सकते, इसका भी ध्यान रखिएगा, राइट. तो कम टू सी, सिंस द 1990s द सिक्योरिटी एनवायरनमेंट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया हैज सीन
both continuity and profound changes. Now, these concerns cause states from outside the region to take an active interest in Southeast Asian security. तो these concerns यानी कि concern की बात तो आपको कहीं ना कहीं डिस्कस करनी है. These concerns, तो ये क्लू है. concern की बात हुई थी सेंटेंस बी में, तो यानी कि बी और डी मैंडेटरी हो गया, राइट. अब अगर आप बाकी सेंटेंसेस को देखोगे तो बिटवीन ए एंड सी, ए इज टॉकिंग अबाउट स्टेट्स इन साउथ ईस्ट एशिया, राइट, एंड स्पेसिफिकली मेंशनिंग द स्टेट्स. However, when you come to see, that's again a statement which is out of the given statements the most general one, if you can observe that, right. So then in that case I can clearly say that C has to begin, right. And also I have rightly deciphered that B and D will be the mandatory pair, क्योंकि पहले तुमने कंसर्न की बात कर ली और उसके बाद तुम क्या कर रहे हो, उसके बाद तुम दीज कंसर्न्स को एड्रेस कर रहे हो, तो B और D मेरा मैंडेटरी पेयर हो गया. यानी कि अब मेरा स्टेटमेंट का प्लेसमेंट कहाँ पे आ सकता है, ए का प्लेसमेंट बेसिकली कंसर्न है, राइट. ए कैन नॉट कम बिफोर सी. ए की दो पोजिशन है, आइदर इट कम्स आफ्टर सी और इट कम्स आफ्टर डी. यही तो दो पॉसिबल पोजिशन हो सकती है, राइट. अब उसके बाद देखिए यहां पर बोल दिया जो डी स्टेटमेंट है वो सॉर्ट ऑफ अ कंक्लूजन ऑफर कर रहा है. देखो, दीज कंसर्न्स कॉज स्टेट्स फ्रॉम आउटसाइड द रीजन, राइट, क्योंकि इंटरनली बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं और कंसर्न्स चल रही है, तो जो आउटसाइड द एरिया वो नेतागिरी कर रहे हैं, वो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, राइट. सो डी इज प्रोवाइडिंग अ लॉजिकल एंड टू द डिस्कशन इफ यू कैन ऑब्जर्व. तो यानी कि फिर ए का प्लेसमेंट आप कहां पे बेहतर रहेगा करना, राइट आफ्टर C. So the combination will be C, A, B, D. राइट. आई होप इट इज क्लियर. तो लंबे सेंटेंसेस हों या छोटे हों, अल्टीमेटली टेस्ट लॉजिक का है. आप जितना अच्छे से ये समझ जाओगे उतना आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग का प्रोसेस सिंप्लीफाई हो जाएगा. ठीक है. सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस पैरा जंबल वुड बी CABD. तो अब देख रहे हो हम किसी भी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगा रहे, राइट. वी आर जस्ट गिविंग अराउंड अ मिनट. ये तो देखिए मैं आपको समझा रही हूँ. यहाँ पर द गेम इज डिफरेंट. आई एम एक्सप्लेनिंग यू, आई एम गिविंग यू सम टाइम, एंड मे बी आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द कॉन्फिडेंस और हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन द सफिशिएंट प्रैक्टिस. तो आप इमेजिन करिए कि एक्सप्लेनेशन में हमेशा ज़्यादा टाइम लगता है. आप ये एक सिचुएशन इमेजिन करिए जब ये आप क्वेश्चन खुद से कर रहे होंगे और जब आपने अराउंड खूब सारी प्रैक्टिस कर रखी होगी, खूब सारे मॉक्स कर रखे होंगे. सो यू ऑल यू नीड टू हैव इज सेल्फ बिलीव दैट यू कैन क्रैक द क्वेश्चन, है ना. तो तब टाइम और कम लगेगा. चलो, लेट्स रीड दीज. दिस इज इन 2019. दिस हैज बीन टेस्टेड इन 2019. तो ये चारों सेंटेंसेस पढ़ो आराम से एंड देन वी विल डिस्कस. चलिए, लेट्स रीड दिस. To the uninitiated listener, a tonal music can sound like chaotic, random noise. तो ठीक है, पर ये uninitiated listener, a tonal music क्या है, ये कोई अब बहुत कन्विंसिंगली ओपनिंग तो नहीं लगता, क्योंकि अभी कहाँ से डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है और कैसे बिल्ड हो रहा है ये क्लैरिटी नहीं है. हम आगे पढ़ते हैं, अभी हम कॉल नहीं ले रहे. A tonality is a condition of music in which the constructs of the music do not live within the confines of a particular key signature, scale और mode. तो अब उसने a tonality को explain कर दिया. तो यानी कि between 1 and 2 तुम बेटर हो एज एन ओपनिंग स्टेटमेंट, राइट. अब मुझे कहीं ना कहीं 2 और 1 में कनेक्शन भी लगता है कि अटोनैलिटी क्या है, कि जहां पर यू आर नॉट फॉलोइंग द फिक्स नॉर्म्स, तो जो अनइनिशिएटेड लिसनर है उसको ये अटपटा या क्योटिक लग सकता है. पॉसिबली 2 और 1 मैंडेटरी पेयर्स हो सकते हैं. अभी के लिए मुझे बिटवीन 1 and 2 प्रॉमिसिंग ओपनिंग स्टेटमेंट लगता है. कॉल मत लेना, राइट. तो फॉलो द सेम प्रोसेस दैट आई एम डूइंग. आई एम एक्सप्लोरिंग बट आई एम नॉट कन्विंसिंग माई सेल्फ. आई एम ओपन. जब आप कन्विंस करने की कोशिश करते हो आप प्रेशर अपने ऊपर बिल्ड करते हो. So read third. After you realize the amount of knowledge, skill and technical expertise required to compose or perform it, your tune may change, so to speak. ठीक है. एंड हाउएवर अ टोनैलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स इन द 20th century म्यूजिक. तो यहाँ पर एक और वर्ड आ गया, हाउएवर. तो यानी कि जो मेरी पहले ऑब्जर्वेशन आई उसमें मेरे को क्या समझ में आया, पहली ऑब्जर्वेशन में मैंने क्लियरली ये कह दिया कि भाई 2 तो मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट है. कहीं ना कहीं मुझे 1 के साथ थोड़ा सा
कनेक्शन लगता है। और अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो 3 और 4, तो आप ये देखोगे उसने बोला कि अनइनिशिएटेड लिसनर के लिए अटोनल म्यूजिक क्योटिक है, पर अटोनैलिटी एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट था 20th सेंचुरी का। और जब तुम्हें ये रियलाइज हो गया तो तुमने हाउएवर के बाद ये सेंटेंस 3 को प्लेस कर दिया। सेंटेंस 4 ने कहा कि ओटोनैलिटी इज एन इंपॉर्टेंट मोमेंट इन द 20th सेंचुरी, राइट। और उसके बाद तुमने कहा कि अगर तुमने ये रियलाइज कर लिया द अमाउंट ऑफ नॉलेज, स्किल एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज, तो तुम पहले कहोगे ना कि इंपॉर्टेंट मूवमेंट थी, फिर तुम कहोगे कि भाई इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि यहाँ पे बहुत नॉलेज, स्किल और टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए इस तरह के म्यूजिक को परफॉर्म या कंपोज करने के लिए, राइट। तो यहाँ पर 4 और 3 मैंडेटरी है, 2 मेरा ओपनिंग है और 1 को तो तुम अब ऑब्वियसली 2 के बाद प्लेस करोगे, राइट। तो अटोनैलिटी इज अ कंडीशन ऑफ म्यूजिक इन विच व्हाट इज अटोनैलिटी, देन टू द अनइनिशिएटेड लिसनर इट माइट साउंड chaotic. However, atonality is the most important movement in 20th century, and then you are concluding it कि एक बार तुम रियलाइज कर लेते हो कि इसमें बहुत स्किल चाहिए, so you might have a different perception towards it. So the correct answer for this para jumble will be 2 1 4 3. ठीक है, चलिए let's proceed further and see this. Again some lengthy ones, so मैंने mixed ही रखा है. Some questions have quick sentences, some has lengthier ones, so that you can handle both types of questions. So this has been again tested in CAT before, CAT 2019. So that's a common trend. अगर आप मेरी क्लासेस अटेंड करते हो तो आपने रियलाइज कर लिया होगा कि प्राइमरली हमारा फोकस PYQs पे ही रहता है, सो दैट यू कैन गेट द राइट एक्सपोजर. मुझे लगता है जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं उतना हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, एक्चुअल डिफिकल्टी लेवल का पता चलता है, फियर और एंग्जाइटी भी जाती है, और कई बार आपको यू गेट द राइट प्रेपरेशन चेक, राइट, कि आप ऊपर तो नहीं जा रहे, मुश्किल सवालों से डर रहे हो तो इतने मुश्किल आ नहीं रहे, या बहुत आसान ले रहे हो पेपर को, उतना आसान है नहीं, राइट. सो दैट्स हाउ you get the right flavor of the questions. So let's start reading this. I'll just step aside so that you can see the sentences nicely. If you have seen a little line of text on websites that says something like customers who bought this also enjoyed that, you have experienced this collaborative filtering first hand. So this ध्यान रख रहे हो, ओपनिंग नहीं हो सकता, और कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग का कहीं प्रीवियस टेंटेंस में डिस्कशन तो होना चाहिए. दिस कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग, राइट. Now, the problem with these algorithms is that they do not take into account a host of nuances and circumstances that might interfere with their accuracy. These algorithms. प्रॉब्लम समझ में आ गई कि ये क्यों नहीं ओपनिंग हो सकता, क्योंकि these again demonstrative है. If you just bought a gardening book for your cousin, you might get a flurry of links to books about gardening recommended just for you. The algorithm has no way of knowing you hate gardening and only bought a book as a gift. तो यहाँ पर अगर तुम इस सेंटेंस को ऑब्जर्व करोगे तो ये सेंटेंस एग्जाम्पल की तरह, और मुझे 2 और 3 रिलेटेड लगते हैं, क्योंकि उसने कह दिया कि ये डू नॉट टेक इनटू अकाउंट अ होस्ट ऑफ नुआंसेस. व्हाट नुआंसेस आर देयर, कि तुमको तो गार्डनिंग नहीं पसंद और तुम्हारे एक फ्रेंड को चाहिए. तो 3 इज बेसिकली ऑफरिंग एन एग्जाम्पल टू सेंटेंस 2, राइट. बट अगेन 1 2 3 कैन नॉट बी माई ओपनिंग स्टेटमेंट्स. बस दैट्स द ब्यूटी ऑफ फॉलोइंग द स्ट्रैटेजी, कि भाई अगर तुम्हारा 1 2 3 ओपनिंग नहीं हो सकता तो फिर बचा क्या, फोर्थ बचा. तो फोर्थ स्टेटमेंट मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट हो गया, और फोर्थ स्टेटमेंट को पढ़ लो. अब ऐसा मत करना कि बिना पढ़े निकल जाओ, पढ़ना जरूर. कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग इज अ मैथमेटिकल एल्गोरिथम बाय विच correlations and co-occurrences of behavior are tracked and then used to make recommendations, right. और फिर this collaborative filtering, तो can you see 4 and 1 बड़ा convincingly एक mandatory pair है. 4 1 फर्स्ट पे आएगा और तुमने रियलाइज कर लिया कि 2 3 मेरा mandatory pair है. बस कहानी हो गई खत्म और क्वेश्चन हो गया सॉल्व. बस यूं से, है ना. कहाँ टाइम लग रहा है, आप देखिए कौन सा क्वेश्चन टाइम ले रहा है, कोई भी नहीं ले रहा. इफ यू विल सी, what is important is that you have the right approach, effort in the right direction, which I always tell you. ठीक है, चलो अब आओ. दिस इज द क्वेश्चन फॉर कैट 2020. तो ये भी एक बार ट्राई करके देखो.
So I'll just be here and I'll read this for you. While you might think that you see or are aware of all the things that happen in your immediate environment, there is simply too much information for your brain to fully process everything. ठीक है, जनरल स्टेटमेंट है, पॉसिबिलिटी है, ओपनिंग हो सकता है. साइकोलॉजिस्ट यूज द टर्म चेंज ब्लाइंडनेस टू डिस्क्राइब दिस टेंडेंसी. तो भाई बी तुम बाहर हो गए हो. This tendency of people to be blind to changes though they are in the immediate environment, right? Now C says it cannot be aware of every single thing that happen in the world around you. अब क्या करेंगे बच्चे, 90% ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स इट को ऑब्जर्व ही नहीं करेंगे. तो भाई इट भी तो प्रोनाउन है ना, तो इट ने क्या गुनाह कर दिया कि आप उसको ऑब्जर्व नहीं करोगे. और अगर तुमने इट को ऑब्जर्व नहीं किया तो क्वेश्चन टाइम खा लेगा, और अगर तुमने ऑब्जर्व कर लिया तो तुम शक्तिमान बन चुके हो, तुमको आ गया है कॉन्सेप्ट. इट ब्रेन को रेफर कर रहा है, राइट? सो ब्रेन इज सिंगुलर, इट इज अ सिंगुलर प्रोनाउन, राइट? स्टूडेंट्स पूछते हैं ग्रामर तो नहीं पढ़नी हमको, इसलिए ग्रामर पढ़नी चाहिए, सो दैट दीज लिटिल लिटिल डिटेल्स दैट कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस यू कैन कैच देम. ठीक है, तो भाई इट कैन नॉट बी अवेयर ऑफ सिंगल थिंग. तो भाई ए और सी तुम साथ आ जाओ. ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं. It cannot be aware, so the brain cannot be aware. So that's how we are associating A and C. And now let's come to D. Sometimes big shifts happen in front of your eyes and you are not at all aware of these changes. तो अब आप आ रहे हो कि this tendency to blind to changes. तो these changes, तो पहले तुम D को रखो, फिर तुम B को रखो. ठीक है, तो यानी कि अब ओपनिंग तो मेरा क्या इमर्ज करके आएगा, ओपनिंग मेरा ए स्टेटमेंट होगा. फिर हमने कह दिया कि भाई तुम सी तो फॉलो करो क्योंकि सी ब्रेन को रेफर कर रहा है, राइट? उसके बाद यू हैव टू सी कि बी और डी में कैसे कनेक्शन बनाया आपने. पहले आपने कहा कि समटाइम्स बिग चेंजेस हैपन, और उसके बाद ऑथर ने कह दिया कि भाई साइकोलॉजिस्ट इन टर्म्स को चेंज ब्लाइंडनेस कहते हैं, और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, राइट? सो द करेक्ट कॉम्बिनेशन इज गोइंग टू बी ए सी डी बी. ठीक है जी, चलिए. सो दैट्स इट, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द डिस्कशन. तो हमने बहुत छोटी छोटी डिटेल्स मैंने आपको बता दी हैं कि कैसे एग्जाम में आपको नोटिस करनी है. एग्जाम्पल्स कर लिए हैं, PYQs कर लिए हैं, बेसिक एग्जाम्पल से भी आपको समझा दिया है. और आप देखें मैंने बहुत स्ट्रैटेजी नहीं लगाई, कुछ हैंडफुल ऑफ प्रिंसिपल्स रूल से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. बस आपको उतने ही ध्यान रखना है, 100 चीज़ों की ज़रूरत नहीं है. लॉजिक से 4-5 चीज़ें ऑब्जर्व कर ली और क्वेश्चन सॉल्विंग विल बी डन. ठीक है, सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द डिस्कशन. प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, वर्क वेरी वेरी हार्ड. विजयी भव.